हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे परमाणु के बारे में। परमाणु की कहानी जानेंगे कि परमाणु है क्या, परमाणु में क्या होते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में, परमाणु के बारे में हम अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एटम। एटम यानी कि परमाणु। एटम यानी कि परमाणु, ठीक है। एटम, परमाणु, ठीक है। तो बात करें अगर परमाणु की, तो सबसे पहले जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। तो इनके बारे में हम कुछ बेसिक सी बातें जानेंगे। परमाणु के बारे में कुछ बेसिक सी बातें, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है, सर्वप्रथम जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि दुनिया में सभी पदार्थ, जॉन डाल्टन ने सन 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने सन 1803 ईस्वी में बताया कि दुनिया में सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक। तो सर्वप्रथम जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि किस ईस्वी में बताया, 1803 ईस्वी के आसपास उन्होंने बताया कि दुनिया में जितने भी पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि जो परमाणु होता है, परमाणु के बारे में धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैज्ञानिकों ने इस पर अपना खोज वगैरह करते रहें। तो कुछ समय बाद तो एक वैज्ञानिक आए जो कि परमाणु के बारे में यानी कि परमाणु से एक पदार्थ यानी कि एक कण पता किए, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद हम दूसरा पॉइंट बात करते हैं। जे थॉमसन सन 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो सन 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, ठीक है। सन 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इसके बाद जैसे कुछ समय बीता, फिर से वैज्ञानिकों ने इसके बारे में
वैज्ञानिक लगातार इसके बारे में कुछ ना कुछ पता करने के लिए प्रयास करते रहते थे, खोजते रहते थे। तो इसके बाद कुछ समय बीतने के बाद लगभग सन 1920 ईस्वी के आसपास, सन 1920 ईस्वी के आसपास लगभग बोल सकते हैं, 1920 ईस्वी के आसपास रदरफोर्ड, वैसे तो और भी वैज्ञानिक थे इन इन सबको खोजने के लिए, और भी मतलब वैज्ञानिक साथ में थे, लेकिन ज़्यादा क्रेडिट इन्हीं लोग को गया, तो इन्हीं लोग को माना जाता है उनके खोजकर्ता। तो सन 1920 ईस्वी में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। किसकी? प्रोटॉन की खोज की, ठीक है। उसके बाद कुछ समय बीतने के बाद 1931 ईस्वी के पास जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। ठीक है। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। सर्वप्रथम चार्ल्स डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने 1803 ईस्वी में यह बताया कि दुनिया में सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। उसके बाद सन 1857 ईस्वी में जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन हो, मतलब कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। जे थॉमसन ने 1857 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज की। उसके बाद आते हैं रदरफोर्ड जी सन 1920 ईस्वी के आसपास उन्होंने प्रोटॉन की खोज की। उसके बाद सन 1931 के आसपास जेम्स चैडविक जी ने न्यूट्रॉन का पता लगाया, यानी कि उन्होंने न्यूट्रॉन को खोजा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। ठीक है। तो ये सभी परमाणु में होते हैं। देखो, कोई परमाणु है, परमाणु में मान लीजिए ये कोई परमाणु है, ठीक है। परमाणु के नाभिक में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ठीक है। तो हम इसी में लिखते हैं 5वां पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन जो है, इस पर कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश चार्ज है। लगभग ये सारी बातें लगभग सभी जानते होंगे। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये नाभिक की अपेक्षा में बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि मास, तो 9.1 इंटू 10⁻13 किलोग्राम। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ये मास हो गया। उसके बाद छठा पॉइंट बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन पर धनावेश होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर धनावेश होता है। यह नाभिक में होता है और स्थिर रहता है। तो न्यूट्रॉन भी नाभिक में स्थिर रहता है। तो प्रोटॉन पर धनावेश होता है या नाभिक में स्थिर रहता है। प्रोटॉन का मास यानी कि द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग हम बोल सकते हैं 1.6
7 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। यही मास न्यूट्रॉन का भी होता है। और न्यूट्रॉन पर, जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इस पर कोई आवेश नहीं होता, ना तो धनावेश रहेगा ना तो ऋणावेश। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, जबकि इसका द्रव्यमान भी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक है, किलोग्राम। तो हम कुछ बेसिक सी बातें परमाणु के बारे में जान रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर ऋणावेश होता है। यह परमाणु के जो नाभिक होता है, परमाणु के जो नाभिक है उसके बाहरी कक्षा में, यानी कि बाहरी कक्षा वृत्ताकार मार्ग पर इस तरह से चक्कर लगाता है, घूमता रहता है, ठीक है। इस पर ऋणावेश चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, यानी कि मास, उसका जो मास है, द्रव्यमान जो है 9.1 × 10⁻31, यानी कि 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। और प्रोटॉन पर तो धनावेश होता है, या नाभिक में रहता है, स्थिर रहता है। न्यूट्रॉन भी नाभिक में रहता है, ठीक है। तो प्रोटॉन पर धनावेश होता है या नाभिक में स्थिर रहता है। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, यह जो है, इसका मास जो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होता है, और इस पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। तो इतनी चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें हम परमाणु के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट इनके बारे में, ठीक है। तो इतना हम इरेज करते हैं, और वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं। जैसे क्या है कि, जैसे देखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच विपरीत आवेश होने पर नाभिक में क्यों नहीं चले जाते, मतलब नाभिक में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरता, ठीक है। तो जैसे देखिए, ये एक मान लीजिए परमाणु है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब देखिए, हम जानते हैं कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को दूर करते हैं, आकर्षित करते हैं, और ये जो है प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि दूर करते हैं, ठीक है। तो विपरीत आवेश एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, और समान आवेश एक दूसरे को अपने से दूर करने का प्रयास करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। ये विपरीत आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और समान आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि दूर करते हैं, ठीक है। तो वही
बात करते हैं जब इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश चार्ज है और प्रोटॉन पे धनावेश चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों नहीं चला जाता, मान यानी कि इसके साथ जुड़ क्यों नहीं जाता, क्यों ये बाहर घूम रहा है, ठीक है, बाहर की वृत्ताकार कक्षा में क्यों घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ यानी कि नाभिक में क्यों नहीं चला जाता। तो वही बात करते हैं हम। देखो होता क्या है कि कोई भी पदार्थ हो, कोई भी चीज़ हो, जब वह वृत्ताकार मार्ग पर घूमता है, ठीक है, वृत्ताकार मार्ग पर घूमता है, देखो इसमें जो है एक फोर्स लगता है, इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इसके और इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है, लेकिन जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है इसके इसके चारों तरफ धनावेश यानी कि जैसा परमाणु रहेगा धनावेश रहेगा, इसको मतलब हर पॉइंट पे हर जगह से खींचता है, हर जगह से खींचता है। तो चारों तरफ से ये जो है नाभिक इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास करता है, खींचने का प्रयास करता है। तो इसमें इसमें इस वृत्ताकार मतलब गोल होने के नाते मतलब वृत्ताकार मार्ग पे इलेक्ट्रॉन जो है जब यह इसको खींचता है, मतलब एक बल लगता है इसको खींचता है, तो यह जो है घूमने लगता है, यानी कि थोड़ा सा क्या होता है जब इस पर बल लगता है तो यह चारों तरफ ऐसे ऐसे एक मार्ग बनाना शुरू कर देता है, मतलब ऐसे घूमने लगता है। और अंदर की तरफ क्या लगता है कि अभिकेंद्र बल लगता है, अंदर से जो इसे खींचता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि जो नाभिक से खिंचाव बनता है इलेक्ट्रॉन पे, वह अभिकेंद्र बल लग जाता है, यानी कि अभिकेंद्र बल से यह इसे खींचता है। तो अभिकेंद्र बल जब लगता है तो यह इसे खींचने का प्रयास करता है, उसके बाद चारों तरफ से खींचेगा, यानी कि ये वृत्ताकार है, मतलब ये जो है ये पार्ट आपका वृत्ताकार है, नाभिक में ऐसे गोलाकार है, तो यह खींचता है हर पॉइंट से खींचेगा, तो यह चारों तरफ से ऐसे ऐसे घूम जाएगा, यानी कि घूमना शुरू कर देगा। और जब भी कोई पदार्थ वृत्ताकार मार्ग पे घूमती है तो एक बल अंदर की तरफ लगता है, इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल इसके इसके आवेश के नाते अंदर की तरफ लगेगा, विपरीत आवेश के नाते अंदर की तरफ लगेगा, और घूमने की वजह से एक बल बाहर की भी तरफ लगेगा, जो अभिकेंद्र बल है परमाणु के नाभिक के अंदर की तरफ लगेगा, और इस पर एक बाहर की तरफ बल लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, जिसे अपकेंद्र बल कहते हैं। अपकेंद्र बल यानी कि जो इसको बाहर ढकेलने का प्रयास करेगा, अपकेंद्र बल इसको बाहर ढकेलने का प्रयास करेगा, अभिकेंद्र बल इसको अंदर अंदर की तरफ खींचने का प्रयास करेगा। तो होता क्या है, यानी कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये है सेंट्री ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो जब जब ये तभी घूमेगा, यानी कि जब इसे खींचता है नाभिक, जब इलेक्ट्रॉन को खींचता है, बल लगाता है, तो यह इस तरह से चारों तरफ से खिंचाव बनता है, चारों तरफ से हर पॉइंट से खींचेगा, हर पॉइंट से इधर भी, तो ऐसे ऐसे ये वृत्ताकार मार्ग बनाना शुरू कर देता है, वृत्ताकार मार्ग पे चलने लगता है। उसके बाद बाहर की तरफ एक बल लगेगा, अपकेंद्र बल, जो इसे बाहर ढके, मतलब इससे होता क्या है, हम एक गोलाकार राउंड में दौड़े हैं, तो हम जैसे कि हम अंदर की तरफ झुके रहेंगे, मतलब अंदर की तरफ झुके रहेंगे, और बाहर भी जैसे कि हम एकदम सीधा होकर दौड़ना चाहें वृत्ताकार मार्ग पे, तो हमें जो है थोड़ा सा कठिनाई होगी, तो हम अंदर की तरफ थोड़ा सा झुके रहेंगे और बाहर की भी तरफ बल लगता है, ठीक है। जैसे होता क्या है, ये ये तब घूमता है, ये इलेक्ट्रॉन तब घूमने लगता है जब अंदर की तरफ जो बल लगेगा अभिकेंद्र बल, ये तभी घूमना प्रारंभ कर देता है जब अभिकेंद्र बल बराबर हो जाता है अपकेंद्र बल के। अभिकेंद्र बल बराबर हो जाएगा अपकेंद्र बल के, यानी कि जो अंदर की तरफ बल लग रहा है अगर वो 10 न्यूटन है और बाहर की भी तरफ 10 न्यूटन है, तो ये इसी पॉइंट पर रह जाएगा, इसकी जितनी रेडियस होगी, परमाणु की जितनी रेडियस होगी, वह उतने ही रेडियस पे, यानी कि ना तो इससे बाहर जा पाएगा ना तो इससे अंदर जा पाएगा, यानी कि यहीं पे, मतलब मान लीजिए अगर रेडियस जो है इसका रेडियस
इस वाले पहले वाले इलेक्ट्रॉन से और नाभिक वाले के बीच मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए 1 × 10⁻⁻10 है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना है, इतना है। तो यह इतने ही दूरी पे रह करके घूमना शुरू कर देगा। इससे ज़्यादा यानी कि 1 × 10⁻10 से ना तो ज़्यादा होगा ना तो घटेगा, ना तो इसके अंदर आ पाएगा ना तो बाहर जा पाएगा। जब बॉन्ड कमज़ोर बनेगा, जब इसके बाद जो बॉन्ड है जिस बॉन्ड से यानी कि जिस एनर्जी से इसको खींच रहा है, अगर वो कमज़ोर हो जाएगा तब बाहर या तो टूट जाएगा, बाहर टूट के यानी कि बाहर चला जाएगा, क्योंकि अपकेंद्र बल उसे खींच ले जाएगा। दो तरफ से बल लग रहा है ना, अपकेंद्र बल भी लग रहा है, अभिकेंद्र बल लग रहा है, और दोनों बल बराबर हैं। अपकेंद्र बल यानी कि अंदर की तरफ लगा हुआ बल, जो नाभिक है, नाभिक में अंदर की तरफ लगा हुआ बल और बाहर की तरफ लगा हुआ बल, दोनों बल बराबर हो गए हैं। जब दो बल बराबर हो जाएं, जैसे ये मार्कर है और दोनों पर मैं बराबर बल लगाऊं, तो या तो ना आगे जा पाएगा ना पीछे, वहीं पर टिका रहेगा। और ये क्या है, इसी इतनी दूर पे ये घूमता रहता है, इसी इतने दूर पे ही घूमता रहता है, ठीक है, घूमता रहता है वृत्ताकार मार्ग पे इस तरह से। अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल इसको अंदर खींचने का प्रयास करता है, अपकेंद्र बल इसे बाहर खींचने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, मान लीजिए ये एक कोई मान लीजिए पार्टिकल है जो कि इसे इस तरह से घुमाया जा रहा है वृत्ताकार मार्ग पे लेकर के। अगर हम किसी पार्टिकल को हम ले करके उस पर कोई कंकड़ पत्थर ले करके हम उसमें रस्सी वगैरह बांध करके ऐसे घुमाएं, तो एक हमारे हाथ से अंदर की तरफ बल लगेगा, एक बाहर की भी तरफ बल लगेगा अपकेंद्र बल, और एक अंदर की तरफ अभिकेंद्र बल। तो दोनों बल बराबर लगते हैं, तो अंदर से हम उसको अपने बल से घुमाते हैं, वो घूमता रहता है और अंदर की तरफ खिंचाव बना रहता है, अंदर की भी तरफ और बाहर की भी तरफ, यानी कि अभिकेंद्र और अपकेंद्र दोनों बल लगते रहते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से ये पूरा घूमता रहता है इसी में, और यही बल बराबर हो जाने के नाते यह अंदर नहीं जा पाता, अंदर नहीं आ पाता। लेकिन अगर जैसे ही अपकेंद्र बल ज़्यादा हो जाता है, बाहर की तरफ बल कैसे ज़्यादा होगा, जब बाहर से कोई विपरीत आवेश आएगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई धन आवेश आ गया, प्रोटॉन कोई आ गया और इसको खींचने का प्रयास किया, तो यहाँ पे तो एक अपकेंद्र बल लगेगा और एक किसी पदार्थ के धनावेश के नाते जो बल लगेगा, यानी कि तब इसका बल ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा टूट करके, ठीक है। तो ये होता है। तो इसी वजह से जो है इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता, क्योंकि अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल बराबर हो जाते हैं, जिससे वृत्ताकार मार्ग पे इलेक्ट्रॉन घूमने लगता है, ठीक है। तो ये कहानी थी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। देखो, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन पर धनावेश होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। तो ये क्यों होता है, इसको कभी समझने का प्रयास किया गया है, या इसे आप लोग कभी समझे हो कि इस पर धनावेश होता है, उस पर कोई आवेश ही नहीं होता, ऐसा क्यों? कुछ इसके बारे में कुछ आइडिया? तो हम यही जानेंगे कि इस पर धनावेश क्यों और इस पर ऋणावेश क्यों। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स बोल सकते हैं।
इलेक्ट्रॉन को परमाणु का मूलभूत इकाई यानी कि परमाणु की मूलभूत कण बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसे हम मूलभूत कण नहीं बोल सकते, इसे हम फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं बोल सकते। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्वार्क्स में तोड़ सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्वार्क्स में तोड़ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन परमाणु का फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी कि मूलभूत इकाई है, ठीक है। जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन है ये, हाँ, जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु की मूलभूत इकाई नहीं है, परमाणु की मूलभूत इकाई नहीं है। इन्हें क्वार्क्स में तोड़ा जा सकता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को इनको क्वार्क में तोड़ा जा सकता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्वार्क में तोड़ा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ठीक है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, तो नाभिक में मान लीजिए ये आपका प्रोटॉन है, ठीक है, और ये क्या है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसके अंदर जो क्वार्क्स होते हैं, दो अप क्वार्क्स होते हैं, और इसमें एक डाउन क्वार्क, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दो डाउन क्वार्क्स होते हैं, एक अप क्वार्क, यानी कि प्रोटॉन में 3 क्वार्क्स और न्यूट्रॉन में 3 क्वार्क्स। लेकिन होता क्या है, इनका जो अरेंजमेंट है, 2 अप क्वार्क्स होते हैं, एक डाउन क्वार्क। तो प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क्स होते हैं, एक डाउन क्वार्क, और न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं, एक अप क्वार्क्स। तो हम बात करते हैं जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क्स, एक डाउन क्वार्क्स, न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क्स ऊपर रहेंगे और एक अप क्वार्क्स नीचे रहता है। तो अगर हम देखें इसको बैलेंस कैसे किया गया है, इसके आयंस को कैसे बैलेंस किया गया है, देखो इसमें दोनों में आयंस रहते हैं, देखो जो इसका मान होता है अप का, जो अप क्वार्क्स होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क्स, और एक डाउन क्वार्क्स, ठीक है। तो जो अप क्वार्क्स होता है, अप क्वार्क्स इसकी जो वैल्यू होती है +2/3 होती है, ठीक है, और 2/3। और डाउन क्वार्क्स जो होता है, डाउन क्वार्क्स इसकी जो वैल्यू होती है -1/3, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये लगभग 99% लोग नहीं बताते होंगे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो प्रोटॉन होते हैं, इसमें अप क्वार्क्स 2/3, अप क्वार्क्स की जो वैल्यू है 2/3 होती है, इस पर धनावेश होता है, ठीक है। और जो डाउन क्वार्क्स होता है, इस पर ऋणावेश होता है, 1/3 होता है, ठीक है, 1/3 ऋणावेश में, ठीक है। तो इसको बैलेंस कैसे करता है, देखो अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क्स हैं, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, आयन हम लिख सकते हैं, इस पे प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क्स हैं, तो 2/3 प्लस में एक और है 2/3, 2 अप क्वार्क्स है ना, और एक
डाउन क्वार्क्स है, देखो एक डाउन डाउन क्वार्क्स है, तो ये हो जाएगा -1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और ये हो जाएगा 2, ये 2, क्योंकि 3 1 जा 3, 1 1 सिंपल फ्रैक्शन है, 1 हो जाएगा। और ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/1 और 4-1/3, 4-1/3। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3/3 ना, घट जाएगा 3/3, ये कट जाएगा, यानी कि पॉजिटिव में 1 आ जाएगा, 1 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। यानी कि इस पर पॉजिटिव आयन आ रहा है, प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव आयन आ गया, ठीक है। अब उसी तरह से हम बात कर लेते हैं, उसी तरह से बात कर लेते हैं इसकी न्यूट्रॉन पर, जबकि कोई आवेश नहीं होता, ये आवेश बैलेंस कैसे होता है, देखो आयन, आयन आवेश, ठीक है। तो इस पर क्या होता है, 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं, 2 डाउन क्वार्क्स, इस तरह से डाउन क्वार्क्स 1/3 माइनस इसकी वैल्यू होती है 1/3 माइनस, और एक जो है क्या है, अप क्वार्क्स, ठीक है। ये अप क्वार्क्स है, ये दोनों डाउन क्वार्क्स की वैल्यू -1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 3 -1 +2, ठीक है। ये हो जाएगा -2 + 2/3, ये हो जाएगा 0/3, यानी कि 0, यानी कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क्स, एक डाउन क्वार्क्स, जबकि न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं और एक अप क्वार्क्स होता है। डाउन क्वार्क्स की वैल्यू -1/3, तो 2 है तो 2 -1/3 लिखेंगे, और एक प्लस है तो +2/3, इस तरह से लिखेंगे, सॉल्व कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा, यानी कि इस पर कोई आवेश नहीं है और इस पर एक प्लस आवेश है। इस तरह से हम इसको सिद्ध कर लिए हैं, ठीक है। तो ये तो रही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बातें। चलिए अब आप लोग इसको नोट करें, हम इरेज करते हैं, ठीक है। एक मिनट, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ और बेसिक सी बातें इसी में। देखो कुछ और बेसिक सी बातें क्या करते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए हम कभी कभी देखते हैं कि क्लोरीन माइनस और सोडियम प्लस, मैग्नीशियम डबल प्लस और एल्युमिनियम एल्युमिनियम जो है ट्रिपल प्लस, हाँ, इस तरह से हमें आयन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से आयन देखने को मिलते हैं। आखिर ये इस तरह क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो वही हम बात करते हैं। देखो अब हम बात करते हैं इसके आयनों के बारे में। जब ये बॉन्ड बनाते हैं, जब ये किसी दूसरे परमाणु के साथ जुड़ते हैं, एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ जुड़ता है, तो सबसे पहले हम कुछ लिख देते हैं, कुछ परमाणु क्रमांक, कुछ परमाणु क्रमांक, ठीक है। परमाणु क्रमांक तो आपको याद करना पड़ेगा, तभी आगे काम बन पाएगा, ठीक है। परमाणु क्रमांक आपको याद ही करना होगा। इसका और कोई जो है कोई और हल नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, आपको याद ही करना होगा, परमाणु क्रमांक याद करना होगा इससे, ठीक है। तो आसान है, ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है आसानी से। देखो जैसे हम बात करते हैं, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नियान, ठीक है, नग आलसी, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, बेरिलियम बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियान 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13 और फास्फोरस
फास्फोरस 15 होगा, सल्फर 16, क्लोरीन 17। यहाँ पे सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन, ठीक है। तो सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, इस तरह से परमाणु क्रमांक हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये रहे इनके कुछ परमाणु क्रमांक, कुछ परमाणुओं के परमाणु क्रमांक, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे क्या है कि हम एक एक नंबर लिखते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, इस तरह से। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं, दुनिया में हर कोई चाहता है कि हम अस्थाई हो जाएं, हमें कहीं भटकना ना पड़े, हमें कहीं भटकना ना पड़े, हम अस्थाई हो जाएं, हमारा अच्छे से सारी चीज़ें चलें, स्थिर होके हम अपना कार्य करें, ठीक है। तो हम अस्थाई हो जाएं, दुनिया में हर कोई अस्थाई होने के लिए ही सब कुछ कर रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। जैसे अस्थाई होने का मतलब क्या है, एक उदाहरण के तौर पे जैसे क्या होता है, लोग पढ़ते क्यों हैं, यानी कि एक अच्छा पोस्ट क्यों लेना चाहते हैं, एक अच्छा पोस्ट क्यों चाहते हैं, ताकि वो स्टेबल हो जाएं, वो अपने जीवन में सारी सुख सुविधाएं आसानी से पा सकें, स्थिर होके एक जगह कार्य कर सकें, ठीक है, स्थिर होके एक जगह कार्य कर सकें, भटकना ना पड़े। तो इसलिए दुनिया में जितनी भी चीज़ें वर्क करती हैं, कार्य करती हैं, किसी के साथ क्रिया करती हैं, तो वो अस्थाई होने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। तो हम बात करते हैं स्टेबिलिटी के लिए। हाँ, तो जैसे हमारा जो अ, अक्रिय गैस हैं, जो किसी से क्रिया नहीं करते, ये स्टेबल हैं। अक्रिय गैस कह लीजिए या नोबल गैस, ये किसी से क्रिया नहीं करते, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन क्या होता है, क्रिप्टॉन चलो हिंदी में लिख देते हैं, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो इसके कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन पूरे रहते हैं। 10 का कहने का मतलब 2, 8, आर्गन में 18 रहते हैं, 2, 8, 8, जेनॉन में क्रिप्टॉन में 2, 8, 8, 18, यानी कि 36 क्रिप्टॉन का, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन का 54 होता है, 2, 8, 8, 18, 18, देखो 18, इस तरह से ये जो है इनके कोष में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से इस तरह से भरे रहते हैं। देखो ये इस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, इस ऑर्डर को, ये सारे परमाणु जो हैं, ये सारे अक्रिय गैस, ये अस्थाई हैं, ये इस तरह को पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि इनके कोष में जैसे इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए, इनको कोष में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए तो 2 हैं, और जैसे नियॉन है, नियॉन में 10 रहने चाहिए तो 2 और 8, इस तरह से इलेक्ट्रॉन इनमें भरे रहते हैं, यानी कि ये अस्थाई हैं, स्टेबल हैं। ये जो अक्रिय गैस हैं ये अस्थाई हैं, लेकिन ये सब जो परमाणु हैं, ये सारे जो परमाणु हैं ये स्टेबल नहीं हैं, ठीक है। इनके कोष में जितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, यानी कि के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में 8, एम कक्षा में 8 और एन कक्षा में 18, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए इनके कोष में, लेकिन इस तरह से भरे नहीं रहते। इसीलिए ये जो है ये परमाणु जो है अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं, ठीक है, किसी को दे देते हैं या किसी से ले लेते हैं अस्थाई होने के लिए। जैसे जो परमाणु होता है, परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं,
परमाणु में जितना धनावेश होता है उतना ऋणावेश भी होता है, उतना ऋणावेश होता है। जैसे जैसे हम बात कर लेते हैं सोडियम की, जैसे बात कर लेते हैं सोडियम की। देखो, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसके के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में 8, एम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसमें होना कितना चाहिए था, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यह अस्थाई होने के लिए, अस्थाई होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा। देखो, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, 11 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरा रहेंगे और उतने ही प्रोटॉन नाभिक में भी रहेंगे, 11 ही प्रोटॉन नाभिक में भी रहेंगे, 11 प्रोटॉन नाभिक में भी रहेंगे और 11 इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, ठीक है। तो इनके पूरे परमाणु में सोडियम पूरे पूरे सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणावेश, 11 प्रोटॉन यानी कि धनावेश। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरने चाहिए 2, 8 और 8, लेकिन यहाँ पे एक ही है, तो ये चाहेगा कि अस्थाई होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है। अब भाई इसे 8 पूरा करने के लिए या तो 7 ग्रहण करना पड़े, या तो इसे 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़े, ठीक है, अस्थाई होने के लिए। तो ये क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, अस्थाई होने के लिए, स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य एटम को, किसी अन्य परमाणु को दे देगा जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, उसको दे करके उसके साथ बंध बना लेगा। देखो, जैसे जितने प्रोटॉन के सोडियम के नाभिक में जितने धनावेश हैं उतने ही ऋणावेश हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन है। तो अब इसमें से देखो, 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बचेगा 10 इलेक्ट्रॉन। ये 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन ऋणावेश। अब प्रोटॉन की संख्या तो 11 ही है, प्रोटॉन तो 11 ही है, तो प्रोटॉन प्लस 11 दिखाएगा, ये 10 ही है। तो इसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा है, तो जब त्याग देगा, जब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यह प्लस दिखाएगा, क्योंकि ये प्लस आयन इस पर ज़्यादा है, इस पर एक प्लस आयन अब ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक दे दिया, तो अब यह एक प्लस दिखाएगा, एक प्लस आयन से दिखाएगा, प्लस प्रदर्शित करेगा। और जैसे क्लोरीन होता है, अब देखो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो है 17 होता है। तो इसके भी जो नाभिक है, नाभिक में 17 प्रोटॉन रहेंगे, कितने, 17 प्रोटॉन, यानी कि 17 धनावेश रहेंगे, कितना, 17 धनावेश और 17 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसी तरह से इसमें 2, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसे अस्थाई होने के लिए, इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये अस्थाई हो जाएगा, क्लोरीन जो है स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। प्रोटॉन 17 है और इलेक्ट्रॉन भी 17 है। जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, एक माइनस और आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 17 1 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 18 प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन माइनस, तो हम ये जानते हैं -18 + 17 क्या होगा, -1। तो इस पर एक माइनस चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, क्लोरीन पर एक माइनस चार्ज ज़्यादा हो गया, बढ़ गया। उसी तरह से ये आयन दिखाते हैं, ठीक है। तो ये मिल करके बन जाएंगे NaCl, इस तरह से ये जुड़ जाएंगे, धन और ऋण आयन मिल करके इनके आयन्स, ठीक है। तो इस तरह से ये आयन दिखाते हैं। इनके नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जब ये त्याग देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तो एक धन आयन दिख जाएगा, और जो परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर ऋण आयन आ जाता है। और ऐसे ही जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो इसके प्रोटॉन, इसके नाभिक में
इसके नाभिक में भी 12 प्रोटॉन यानी कि 12 धनावेश और बाहर उतने ही ऋणावेश, यानी कि मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन यानी कि धनावेश और 12 इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणावेश। तो ये क्या करेगा, अस्थायी होने के लिए इसके कक्षाओं में 2, 8, 10 और 2 यानी कि 2, 8, 10 इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं कि कक्षा में 2, एल कक्षा में 8 के एल, एम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए, एम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए या तो इसे 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़े या तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़े, ठीक है, तब ये अस्थायी होगा। तो भाई कोई भी कठिन कार्य नहीं करना चाहेगा, कोई भी हो कठिन कार्य नहीं करना चाहेगा, तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान होगा, 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना कठिन काम है। ये 6 इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण करेगा, इतनी एनर्जी क्यों खर्च करेगा अपना इलेक्ट्रॉन लेने में, तो ये 2 त्याग देगा। 2 त्यागना, 2 इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए आसान कार्य है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना इसके लिए आसान कार्य है। 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना कठिन काम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग ही देगा। तो जब देखो मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा किसी को, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो बराबर थी, 12 प्रोटॉन थे, 12 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि 12 धन आवेश, 12 ऋण आवेश, इसलिए ये कोई आयन नहीं दिखा रहा था। लेकिन जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो प्रोटॉन तो 12 ही रहेगा। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन थे, 12 इलेक्ट्रॉन थे और 12 प्रोटॉन थे, ठीक है। तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से त्याग देगा और इसका तो 12 प्रोटॉन ही है, तो ये 2 त्याग देगा तो 10 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, ये 12 प्लस प्रोटॉन है, तो देखो 10 माइनस 10 प्लस 12, तो इसको घटा देंगे यानी कि ऐड करेंगे तो 2 आयन बचेगा ना, यानी कि प्लस 2 आयन इसमें इस तरह से दिख जाएगा, इस तरह से +2 जब ये त्याग देगा, किसी को दे देगा, मान लीजिए क्लोरीन को दे दिया Cl-2, 2 आयन क्लोरीन को दे दिया अपना, 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो क्लोरीन पा करके 2 इस तरह से माइनस दिखाएगा, यानी कि 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन माइनस, यानी कि क्लोरीन 1 प्लस क्लोरीन 1, एक क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसलिए 2 क्लोरीन आ जाएंगे, 2 क्लोरीन आकर के 2 क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ले करके इस तरह से 2Cl- दिखाएंगे, यानी कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा अस्थायी होने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो 2 त्याग करके और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो MgCl2 हो जाता है, इस तरह से बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से ये आयन दर्शाते हैं, क्योंकि इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है परमाणु में, तो जो जितना त्यागते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो एक प्लस हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आयन दर्शाते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी परमाणु के बारे में, ये सब सारी चीज़ें। तो इसी के बाद वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।